नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं विवेक पाठक। दुनिया भर में कोरोना महामारी के संक्रमण के बाद अब भारत में भी स्थितियां बहुत तनावपूर्ण होती जा रही हैं और ये आंकड़ा अब लगातार दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से आम जनता को परेशानी ना हो। मजदूर से लेकर हर मध्यम वर्गीय परिवार तक हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। बदस्तूर और जो जनप्रतिनिधियों की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की हर योजना का और जो हर फैसला है, हर संभव मदद जो है जनता तक पहुंचाने की बात आ रही है सामने। और जनता की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने का काम जनप्रतिनिधि किस तरह से कर रहे हैं, हम आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है जनसत्य न्यूज पर मंजू सिवाच हैं, जो कि मोदी नगर से विधायक हैं। मंजू जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। मंजू जी, हालात बहुत गंभीर हैं और खासतौर से जो ग्रामीण परिवेश के जो स्थितियां हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहेंगी। आपके विधानसभा अगर इलाके की बात की जाए तो किस तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं आप कोरोना के खिलाफ जंग में? अगर मैं कहना चाहूं तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें जो हमारे ग्रामीण हैं वो खुद काफी काम कर रहे हैं। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे बाहर के लोगों को अंदर गांव में आने ना दिया जाए या और व्यवस्था हो, तो वो खुद एक तरह से एक गार्ड की तरह से और एक सिक्योरिटी की तरह से काम कर रहे हैं। जो भी बाहर से कोई व्यक्ति गांव में एंटर करता है तो इमीडिएटली वो लोग हमें बता देते हैं या ब्लॉक जो अध्यक्ष उनको बता देते हैं। तो गांव में काफी जागरूकता है और एक अच्छी बात यह है कि गांव में अधिकतर मैंने देखा कि सब जो हम लोग निर्देश दे रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि बाहर से आए हुए जो मजदूर हैं या जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, जब वो आएंगे तो उनको थोड़ा क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। उस समय हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मंजू जी, सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली एनसीआर परिक्षेत्र में हम आपका जो गाजियाबाद जो जिला है वो पड़ता है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो कोरोना से निपटने को लेकर क्या सहूलियत और मतलब क्या सख्ती जो है अपनाई जा रही है और किस तरह से लोगों से अपील आप कर रही हैं, आपके द्वारा किस तरह की अपील जा रही है जनता के बीच में? देखिए, सबसे पहली जो चीज थी कि यदि कोई व्यक्ति को हम आइसोलेट करने के लिए कह रहे हैं, बाहर घूमने से मना करने के लिए कह रहे हैं, वो लोग नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, तो उनके खाने की व्यवस्था थी। और आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने इसको बखूबी संभाला। इतना हमारा बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ से ज्यादा जनता है, और अगर हम अपने रेट्स कोरोना के कंपेयर करें दूसरे स्टेट्स में तो हमारे काफी स्टेबल हैं, बहुत कम है और बहुत कंट्रोल्ड वे में है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो खाने पीने की व्यवस्था है वो काफी अच्छे से मैनेज करी गई तहसील और कलेक्ट्रेट के माध्यम से। खाने की किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, तो इसलिए लोगों का मूवमेंट भी बाहर कम हुआ। बिल्कुल जो हम कहते हैं कि डोर स्टेप सर्विसेज दी गई, चाहे वो बना बनाया खाना हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो, वो उनकी करी गई। दूसरी चीज इमरजेंसी में आती है, किसी को कोई बीमारी है या किसी को कोई परेशानी है तो उसको भी देखा गया। यदि कोई बीमार है तो उसको सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा जहां भी उचित लगा वहां उनको भेजा गया। और इस समय मुझे लगता है कि काफी चीजें स्टेबल हैं। जहां पहले मेरे पास लगभग 150-200 फोन आया करते थे, मेरे दोनों फोन लगभग बिजी रहते थे क्योंकि मैं सोचती थी कि कहीं कोई इमरजेंसी ना पड़ जाए, तो लगभग मैं सभी फोन खुद अटेंड करती थी। तो देखते देखते पिछले 45-50 दिन में जो है फोन कॉल्स बहुत कम हो गई हैं। काफी चीजें सेटल हो गई हैं। खाने की कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, राशन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। राशन शॉप्स के लिए पहले बहुत कंप्लेंट्स आती थी, अब वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। राशन की दुकान से राशन मिल रहा है। जो मजदूरों के कार्ड वगैरह भरवाने का था, फॉर्म वगैरह भरवाने का था, या जिनके राशन कार्ड नहीं है उनके इमरजेंसी में राशन कार्ड की जो एंट्री वगैरह करानी थी, वो लगभग काफी हद तक पूरी हो गई है। साथ ही जी साथ बहुत सारे जो मेरे किसान हैं उनको जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से पैसा आता है वो भी उनके खातों में पहुंच गया। 1,000 रुपए जो श्रमिक है उनके खातों में पहुंचा, 500 रुपए भी पहुंच गया। तो इससे काफी सहूलियत हो गई जो डे टू डे की छोटी मोटी चीजें लेनी होती हैं। और साथ ही साथ मैं विशेष तौर से धन्यवाद दूंगी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने, और पुलिस डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करा। अगर मैं अपनी विधानसभा मोदी नगर को लूं तो मेरे जो विधानसभा है उसमें 3 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका और 84 गांव हैं। तो उन सबको हमने ब्लॉक के माध्यम से, नगर पंचायतों के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से और तहसील को एक सेंट्रल बॉडी मानते हुए हम लोग कोऑर्डिनेट करते थे। हमें क्या जरूरत है, हमारे लोगों को क्या जरूरत है, कहाँ हमें ज्यादा काम करना है, कहाँ हमें क्राउडिंग कम करनी है। जैसे सब्जी मंडी एक काफी भीड़ भाड़ भरा इलाका होता है, जैसे कि राशन की दुकान, जैसे कि जो हमारी ग्रोसरी शॉप्स हैं, इन पे बहुत भीड़ भाड़ होती थी, तो उनमें हमने डिस्टेंसिंग वगैरह कराई, वहां पर सैनिटाइजेशन प्रॉपर कराया गया।
हर नगर पंचायत और नगर पालिका को ये हमारी एसडीएम की तरफ से ऑर्डर है कि जो क्राउडेड प्लेस है, दुकानें हैं, चाहे राशन की दुकान हो, चाहे मेडिकल शॉप्स हो, उनके आसपास सैनिटाइजेशन अच्छे से करा जाए, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों का आना जाना रहता है। साथ ही साथ शहर में और नगर पंचायतों में, सभी में, गाँव में भी सैनिटाइजेशन कराया गया, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही मोदी नगर में एरिया है जो हॉटस्पॉट है, आलोक पार्क, और जैसे ही पता लगा था उसको आइसोलेट कर दिया गया था। आज लगभग 13 दिन होने वाले हैं उनके क्लोज हुए, और आने वाले एक हफ्ते में वो भी खुल जाएगा। सभी वहां के रहने वाले जो लोग हैं स्वस्थ हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, फीवर वगैरह नहीं है। तो मोदी नगर की विधानसभा की अगर मैं बात कहूं तो चीजें काफी कंट्रोल में है, और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने ग्रामीण जनता को भी और शहर की जनता को भी कि वो बहुत जागरूक हैं। जहां भी उनको पता लगता है कि बाहर से कोई व्यक्ति आया तो उसको तुरंत मुझे इन्फॉर्म करते हैं, तुरंत एसडीएम को इन्फॉर्म करते हैं या थाने में इन्फॉर्म करते हैं। तो जैसा उनके लिए उचित होता है कि हमें हॉस्पिटल भेजना है तो हॉस्पिटल भेजते हैं, और उनको अगर हमें आइसोलेट करना है तो आइसोलेट करते हैं, होम क्वारंटाइन कराना है तो वो कराते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी, क्योंकि मोदीनगर, मुरादनगर, ये सब एक यूनिट बने हुए हैं, तो जिला गाजियाबाद में जो हमारे बेड्स हमें चाहिए, सपोज कोई आउटब्रेक हो जाए सडनली, तो हमें काफी सारे बेड्स की जरूरत होगी। तो हमारे यहाँ मोदी नगर में एक डीजे डेंटल कॉलेज है, उन्होंने बहुत खुशी के साथ हमें वो हॉस्पिटल दिया। उसमें काफी बेड्स वगैरह लगा दिए गए हैं, लगभग वहां पर 150 के करीब हम आइसोलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आईडीएसटी में और एसआरएम कॉलेज में काफी सारे बेड्स लगा दिए गए हैं। तो यदि कोई ऐसा होता है कि हमें आइसोलेट करना है तो हमारे पास काफी बेड्स की सुविधा है। और शासन से जो मदद आ रही है वो उचित माध्यम से जो पात्र हैं उन तक पहुंच रही है, बराबर पहुंच रही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चाहे वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो मनी का, चाहे वो राशन दिया जाए, कोई उसमें दिक्कत अब नहीं हो रही है। जी, जो लोग रोजमर्रा के जीवन में चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छोटा तबका हो जो कि रोज कमाकर खाता है, ऐसी स्थिति में उन परिवारों के लिए सर्वाइवल बहुत बड़ा जो है चैलेंज है और चुनौती के रूप में सामने है। हालांकि कई आप जिस तरह से बता रही हैं कि उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, लेकिन और भी कई ऐसी ज़रूरत की स्थितियां हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं, चूंकि परिवार में हर तरह की ज़रूरत है। तो क्या किस तरह के प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो श्रमिक स्तर के लोग हैं? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा कभी भी हो सकते हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी डिलीवरी या अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग है, पेन एब्डोमेन है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ, मेरा खुद का हॉस्पिटल भी है जीवन हॉस्पिटल के नाम से। हम लोगों ने डे वन से इमरजेंसी सर्विसेज सभी के लिए रखी हुई हैं। सभी इमरजेंसी जो आती हैं, चाहे वो ट्रॉमा हो, चाहे गन शॉट हो, चाहे स्टैब इंजरी हो, चाहे डिलीवरी से संबंधित हो, या वो सब हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी पेशेंट से कि जो रूटीन चेकअप्स हैं उनके लिए ना आए। रूटीन चेकअप्स के लिए जो हम बेस्ट पॉसिबल दवाइयां हैं, किसी का आयरन चलना है तो वो चलता रह रहा है, किसी की एंटीबायोटिक बंद करनी है तो वो हम लोग फोन पे बता देते हैं। तो रूटीन नहीं आए, लेकिन इमरजेंसीज हम लोग बराबर देख रहे हैं, और मेरे खुद के अस्पताल के माध्यम से इमरजेंसी काफी देखी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कोई उसमें परेशानी हो रही है। कभी हमें लगता है कोई सस्पेक्टेड पेशेंट की भाई ये इसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, फ्लू टाइप के सिम्टम है कोरोना के फेवर में, तो उनको हम तुरंत बोलते हैं कि आपको सिविल हॉस्पिटल जाना चाहिए, और उनको गाजियाबाद भेज दिया जाता है। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन बना के सब काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में और ज्यादा सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पाएंगे। आज भी मैं देख रही थी कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने बोला है कि मोहल्लों की दुकानें खुलेंगी, गांव में जो दुकानें हैं मोहल्ले में, गलियों में, वो खुलेंगी। और इसी के साथ साथ खेती का काम हमारे यहाँ बढ़िया चल रहा है। गेहूं की कटाई लगभग हमारे यहाँ 85 से 90% हो गई है। उससे पहले जो गन्ने की हमारी ढुलाई थी कि गन्ने की शुगर मिल तक आए, उसमें भी कोई व्यवधान नहीं हुआ। सभी को हम रिक्वेस्ट करते थे कि आप मास्क लगाइए। शुगर मिल में भी ऑर्डर किया हुआ था कि आप लोग अपने गेट पे या अंदर सैनिटाइज कराइए, सैनिटाइजर दीजिए, हाथों को सैनिटाइज कराइए, वॉश करने का प्रबंध करिए। उन्होंने एक केबिन टाइप भी बनाया था कि जिसमें वो सैनिटाइजेशन के लिए लोगों की एंट्री कराते थे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन के तरह से कि भाई जब हमारा किसान जा रहा है गन्ना लेके, उसको भी कोई इन्फेक्शन ना हो, और किसान जाता है तो उस यदि वो सस्पेक्टेड है तो उससे भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो दोनों तरफ काफी सावधानी रखी हुई थी, और इस समय जो गेहूं की कटाई थी वो लगभग काफी हो गई है। हाँ, इतना जरूर है कि अब जो आम की फसल आएगी, आम की फसल के लिए भी हमें अलग से उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई आप स्पेसिंग रखिए, डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क यूज करें,
और उनके जो मार्केटिंग होती है, जहाँ हमारा कच्चा आम जो है वो जाता है, जैसे अभी आंधी आ गई, तो उनके थोड़ा हमें ट्रांसपोर्टेशन की मंडियों तक व्यवस्था करानी होगी। उस पे जो भी अभी हम ग्रामीण लोग काम परिवेश कर में रहे जो हैं। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा अब जो मनरेगा और तमाम जो एक कमेटी भी गठित की गई थी, जिसमें बताया गया कि अब जो प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं उनके लिए वहां पर रोजगार के लिए मनरेगा की जो योजना के तहत उनको जो है रोजगार मुहैया कराया जाएगा। क्या इसकी शुरुआत हुई है वहां पर आपके इलाके में? नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हमने खुद एसडीएम को बोला था कि हमारा एक प्रोजेक्ट है कि जो हमारे तालाबों की सफाई हो। तो इस बारे में वो कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे सलाह करके, जैसे तालाबों की खुदाई है या कुछ रास्तों में कुछ हमें काम करना होता है, तो उसमें मनरेगा यदि ले लिया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये अभी विचाराधीन है। इस पे मेरे अभी क्षेत्र में ऐसा नहीं शुरू हुआ है, लेकिन उसके लिए कहा था एसडीएम से कि वो चर्चा करें, और अगर ऐसा होता है, अधिक संख्या में हमारे मजदूर आ जाते हैं, और वो मजदूर भी और साथ में जो यहाँ के मजदूर बाहर गए हुए हैं, तो जैसे नोएडा में या इधर बहुत सारा हमारा वर्कर चला जाता है, तो उनको भी उस तरह से गाँव में ही रोजगार मिल जाएगा, तो काफ़ी आसानी रहेगी। उस पे अभी डिस्कशन चल रहा है। डिस्कशन चल रहा है और उम्मीद करी जा रही है कि जी, जल्द से जल्द जो है लोगों के लिए रोजगार वहां पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लोग वहां जी, रह रहे हैं, वापस लौट के आए हैं तमाम अलग अलग जिलों से, राज्यों से, अब उनके लिए ज़रूरत है कि उनको रोजगार वहां मिल जाए। जो ग्रामीण बिल्कुल। जो उद्योग हैं जिसपे सरकार ने पहले लॉकडाउन के बाद से ही छूट देना शुरू कर दिया था, वहां पर क्या हालात हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है? किस तरह की जो नज़र हाँ। आपकी तरफ से रखी जा रही है, जिस तरह से, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा चैलेंज है, उसके लिए कितनी तैयार है? और खासतौर से जब से ये ग्रामीण उद्योग जो शुरू हुए हैं तब से उसको उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं अभी तक? सभी जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, छोटे-छोटे हमारे इंडस्ट्रीज हैं मोदी नगर में, बड़ी तो हमारे मोदी की कुछ इंडस्ट्रीज थी, काफ़ी कुछ बंद हो गई हैं, खास तौर से शुगर मिल ही चल रही है। जो हमारी छोटी-छोटी प्राइवेट लोगों की इंडस्ट्री है, उन्होंने श्रम विभाग से परमिशन लेके उनको परमिशन लेनी होती है। जब वो अलाउ कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा कम स्टाफ करना होता है, कि हम ऐसा नहीं है कि 100% प्रोडक्शन करें, 100% काम करें। सिर्फ़ कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे मास्क हमारे बन रहे हैं, हमारे जो हमारे गाउन्स बन रहे हैं, साथ में इस तरह के जो सैनिटाइज़र्स बन रहे हैं, उन कंपनी में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और कंपनी में ये है कि हम अपने एम्प्लॉइज़ को एक काफ़ी कम संख्या रखें, धीरे-धीरे प्रोडक्शन करें, धीरे-धीरे वो स्पीड अप होगा, और जैसे-जैसे कोरोना का प्रभाव घटता जाएगा, तो हम मज़दूरों की और जो हमारे स्टाफ है, उनकी संख्या बढ़ाते जाएँगे। तो अभी उसमें शुरुआती दौर में है, कम स्टाफ के साथ काम शुरू कर रहे हैं, और उसमें सैनिटाइज़ेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, डिस्टेंसिंग का। एक तो जनता में अवेयरनेस इतनी आ गई है, चाहे आदमी पढ़ा-लिखा है, बिना पढ़ा-लिखा है, शहर का है, गाँव का है, किसान है, व्यापारी है, सबको ये पता है कि हमें मुँह ढक के रहना है, हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो वो आपस में ही एक-दूसरे को कह देते हैं। अभी 1-2 जगह मुझे गाँव में जाना हुआ था, तो जब एक परिवार में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तो उनका मुआवज़े के लिए हम पेपर देके आए थे, तो उसमें मैंने देखा कि जो घेर वगैरह में लोग बैठे हैं, तो खुद ही चेयर्स अपनी लगभग डेढ़ 1-1 मीटर की दूरी पे करके बैठे हुए हैं। एक खाट पे 2 जने से ज़्यादा नहीं बैठे हुए थे। तो गाँव के लोग खुद काफ़ी डिस्टेंसिंग और ये सब मेंटेन कर रहे हैं। और गाँव में मैंने देखा है कि कुछ लड़कियाँ और कुछ महिलाएँ अपने पुराने कपड़ों से एडजस्टमेंट करके वो मास्क बना रही हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि वो मास्क अपने गाँव में लोगों को बाँट भी रही हैं। अभी निवाड़ी की एक लड़की है, उसने बहुत अच्छे मास्क बनाए, और उसने बाँटे भी, मुझे भी दिए उसने गिफ्ट में, जबकि मैं खुद मास्क बाँट रही थी। तो ऐसी जागरूकता आ रही है, महिलाएँ भी लगी हुई हैं, सब सोशल डिस्टेंसिंग और इसको फ़ॉलो कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है, मुझे लगता है कि हमारा इतना बड़ा जो उत्तर प्रदेश है, वो काफ़ी सँभला हुआ है। अब जैसे अगर हम कहें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहाँ बाहर के लोगों का थोड़ा-सा मूवमेंट ज़्यादा था, तो इसलिए थोड़ा हमारे शुरुआती फ़ेज़ में केसेज़ बढ़ गए। लेकिन अब वहाँ भी मुझे लगता है स्थिति कंट्रोल में है। चाहे हम गाज़ियाबाद महानगर की बात करें, चाहे हम और बात करें। और कुछ जगह जो कंजेस्टेड हैं, वहाँ हमें हमेशा खतरा बना रहता है कि वहाँ पे कोई इस तरह से तेज़ी से ना फैल जाए। तो वहाँ पे भी सैनिटाइज़ेशन या और चीज़ें जो जागरूकता है, वो सब हम लोग प्रोग्राम चलाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही इससे हम उबर जाएँगे, और जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, जो हमारी शॉप्स हैं, धीरे-धीरे करके स्पीड अप हो जाएँगी और धीरे-धीरे खुलनी शुरू हो जाएँगी। तो जैसे दुकानें खुलेंगी, व्यवसाय चलेंगे, तो मुझे लगता है अर्थव्यवस्था भी धीरे-धीरे ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा आएगा, तभी वो मार्केट में मूव करेगा या अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेगा। तो धीरे-धीरे, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन धीरे-धीरे करके मुझे लगता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार परमिशंस भी देते रहेंगे,
हेल्प भी देंगे। अभी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है, तो किसी ना किसी रूप में टैक्स सेविंग में, चाहे वो हमें बैंक को लोन हमारा कम हो जाए, उस पे हमारे इंटरेस्ट कम हो जाए, जो भी वो देंगे, तो मुझे लगता है काफी दे सकती सुकून हैं। मिलेगा लोगों को उससे। जी। मंजू जी, आप एक विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, एक डॉक्टर भी आपने बताया आप हैं, और साथ ही साथ जो एक महिला होने के नाते आप जो स्थितियां देख रही हैं, मतलब अगर तीनों नज़रियों को मिलाया जाए तो कोरोना से जो निपटने की स्थितियों में से 10 में से कितने नंबर आप अपने विधानसभा जो इलाके को खुद अपनी तरफ से देंगे? देखिए, मैं अपनी नंबर देखिए सच्चे देने हो, वाली बात तो नहीं उम्मीद करता हूँ ये नंबर कहूंगी मैं, सच्चे हो। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने जब कोरोना का जनता कर्फ्यू लगा था, उससे पहले ही जब कोरोना का चर्चा शुरू हो गई थी, तो बीइंग अ डॉक्टर, मैंने पूरा अपने माइंड को अपडेट कर लिया था कि कोरोना में क्या-क्या होने वाला है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर, 4th ईयर में हम एसपीएम पढ़ते थे, तब हम पैंडेमिक, एंडेमिक पढ़ा करते थे। और वो मैंने पूरा अपना माइंड अपग्रेड कर लिया था कि हमें क्या-क्या करना चाहिए बचाव के लिए, कैसे-कैसे हम कर सकते हैं। मैंने लॉकडाउन से पहले ही अपनी नगरपालिका को बुलाया, अपने एसडीएम के पास मैं गई। मैं कभी भी निकलते हुए तहसील जाती हूँ, तो मैं एसडीएम को मिलती हुई चली जाती हूँ। कभी मैं नगर पंचायत की तरफ जाती हूँ, तो ईओ से मिलती हुई चली जाती हूँ। कभी नगर पालिका जाती हूँ, तो वहाँ ईओ से और स्टाफ से मिलती रहती हूँ। मैंने उनको तुरंत बोला कि जितना आपको सैनिटाइजिंग जो ये एजेंट हैं, हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर, जितना मैक्सिमम इकट्ठा कर सकते हो कर लो। आपको यकीन नहीं आएगा कि हमारी नगर पालिका ने पूरे शहर में से सोडियम हाइपोक्लोराइड इकट्ठा कर लिया और दुकान खुलवा-खुलवा के नाइट में उन्होंने इकट्ठा करा, मिशन और के उनके काम आ पास रहा है। इतना मटेरियल था, वो आखिर तक यूज़ करते रहे। अभी मेरे ख्याल से उन्होंने सेकंड स्टॉक लिया होगा, और उन्होंने लकीली हमारे पास एक बहुत अच्छी मशीन भी आ गई, जिससे कि पूरे शहर में सैनिटाइज़ेशन किया गया। और देखिए, इंडियंस बड़े इनोवेटिव होते हैं। अभी नहीं। जैसे हमें सैनिटाइजेशन करना था, तो हमने क्या करा, हमारे आस-पास बाग हैं, तो बागों के जो ट्रैक्टर और उनकी जो मशीनें होती हैं, स्प्रे करने वाली, जिससे वो पेड़ों के ऊपर स्प्रे करते हैं, वो हम लोगों ने ले ली। और उनके माध्यम से हम लोगों ने अपने पूरे शहर में भी, नगर पंचायतों में भी, गाँवों की तरफ भी, उससे हमने सैनिटाइजेशन करा दिया। तो एक तो स्पीड बढ़ गई सैनिटाइजेशन की, और तेज़ी से हो गया। तो हमें जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ, देखिए, जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ मैं अपनी राशि खर्च कर सकती हूँ, जो मेरी निधि होती है, वो मैं गवर्नमेंट को दे सकती हूँ, या अपने एसडीएम को, डीएम को दे सकती हूँ। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना पर्सनल किचन चला सकती हूँ, जो हम चला रहे हैं। पर्सनली हम राशन दे सकते हैं। लेकिन एक लार्ज लेवल पे जब हमें मदद करनी होती है, जैसे कि ये पैंडेमिक में हमें मदद की ज़रूरत है, तो हमें जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ अपना कोऑर्डिनेशन, एक तरफ हमें अपने जो तहसील के अधिकारी हैं, उनसे बनाना होता है, एक तरफ हमें पुलिस से बनाना होता है, क्योंकि कानून व्यवस्था भी हमें सही रखनी है, और एक तरफ जनता से, और जो हमारे एनजीओज़ हैं, स्वयंसेवीज़ हैं, हमारे बहुत सारी महिलाएँ हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, स्वयंसेवी जो काम में लगे हुए हैं, तो उनके साथ हमें कोऑर्डिनेशन बिठा के, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं अकेली हूँ, विधायक हूँ, मैंने तो अपना शहर सँभाल लिया, नॉट एट ऑल। मेरी एसडीएम के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, तहसीलदार को बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने सीओ को बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं और लोगों को भी, पॉलिटिकल लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कष्ट के समय में, और खास तौर से जो हमारे एनजीओ ग्रुप हैं, उन्होंने इस क्रिटिकल टाइम में सबने एक यूनिट की तरह से काम करा, मिल-जुल के काम करा, तो हम पूरे मोदीनगर विधानसभा को सँभाल पाए। किसी ने भी ये नहीं कहा इफ एंड बट कि ये नहीं, ये होगा। और हमारी उससे, हमारे जो तहसील है, उसको बहुत आसानी रही कि सारी चीज़ें मैनेज होती चली गई, और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ से कोई ज़्यादा शिकायतें गई हों, कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स रही हों कि हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आलोक पार्क का भी जो हमारा आइसोलेट किया गया है, जहाँ पे एक हमारे एआरएम इन्फेक्टेड पाए गए थे, और उनकी फैमिली के भी मेंबर्स इन्फेक्ट हो गए थे, तो उसको सील करा हुआ है। वहाँ भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जब मैंने देखा कि काफ़ी हलचल हो रही है, वहाँ परेशान हो रहे हैं लोग, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अपने को ऐड करा, अपनी एसडीएम को ऐड कराया, उनकी नायब को ऐड कराया, उनके तहसीलदार को ऐड कराया, 2-4 सोशल लोगों को ऐड कराया। तो जो उनकी प्रॉब्लम है, जो एक उनको ट्रॉमा हो रहा था कि हमें तो बंद कर दिया मोदी नगर में, तो वो हम लोगों ने मैनेज किया। अब मैनेज देखिए, अगर राशन की दुकान है, उनका परमिशन दिलाना है, वो तो तहसील से ही होगा। तो एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बना के कि अगर कोई प्रॉब्लम है, मैंने एसडीएम को बोला, एसडीएम ने तुरंत अपने नायब को बोला, और वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। अगर मैंने कोई चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ कि वहाँ स्क्रीनिंग होनी चाहिए, तो मैं अपने
जो हमारी सरकारी डॉक्टर हैं उनको बोला, उन्होंने वो चीज़ मैनेज करी। या मुझे लग रहा है कहीं पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने अपने पुलिस डिपार्टमेंट को बोला और उन्होंने जाके दिन-रात काम करा। और सबसे ज़्यादा मेहनत उन्हीं लोगों ने करी, डे एंड नाइट बहुत काम करा। क्योंकि देखिए, एक तो कोरोना वाला सब ये चल रहा है और एक रूटीन थोड़ा-सा क्राइम भी चलता रहता है। साथ-साथ में जब थोड़ा आर्थिक दिक्कत होती है, तो छोटे-छोटे क्राइम्स होते रहते हैं। किसी का जानवर चोरी हो गया, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का गन शॉट हो गया। तो इस तरह की दिक्कतों को देखते हुए भी पुलिस प्रशासन के ऊपर काफ़ी लोड था, पर वो बखूबी अपना जो है ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। तहसील अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है और ब्लॉक में जो हमारे बीडीओ हैं, हमारे जो सारे कर्म अधिकारी हैं, यहाँ तक कि आपको मतलब मैं बताऊँ, मेरे गाँव में पोषण जो बँटता है, पोषण का आहार, वो भी था कि भई देखिए, एक तरफ खाने की दिक्कत हो रही है और गरीबी आदमी को हम पोषण देते हैं, गर्भवती महिला को देते हैं, तो वो सही जा रहा है कि नहीं है। बीच-बीच में मैं उनको फ़ोन करके पूछती रहती हूँ कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन करके काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। राशन की दुकानों की पहले हमारे पास बहुत कंप्लेन आई थी, लेकिन अब फूड इंस्पेक्टर और उन सबसे कोऑर्डिनेट करके एसडीएम से, वो सारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो राशन बराबर मिलता रहे, मेडिकल फैसिलिटी मिलती रहे और सरकार की जो सुविधाएँ हैं वो मिलती रहें, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन आराम से ये कट जाएगा, अब तो थोड़ा-सा ही टाइम है। और ये हमें आदत डालनी पड़ेगी कि कोरोना बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपको भी बता सकती हूँ, आप टीवी में भी सुन रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि एक हमें डेट मिल जाएगी कि 18 तारीख के बाद कोरोना गायब, ऐसा नहीं होगा। अभी कोरोना रहना है, धीरे-धीरे खत्म होगा, हमें मास्क पहनने की आदत डालनी होगी, हमें एक-दूसरे से दूरी बना के रखनी होगी, हमें खाँसने-छींकने के लिए अपने ध्यान भी रखना होगा और हमें और लोगों को भी टोकना होगा। मैं अस्पताल में जब राउंड लेती हूँ, तो अभी भी मेरे को 1-2 लोग बिना मास्क दिख जाते हैं। वो हल्के हाथ से अपना दुपट्टा या साड़ी ढकते हैं, वो फिर फिसल जाती है। तो उनको हमें कहना पड़ता है, आप मास्क पहनिए, आपको मास्क पहनना है, ज़रूर पहनना है। थोड़ा उनको बुरा लगेगा कि ये विधायक होने के बाद भी हमें देखो कैसे कह रही है, लेकिन ये उनके लिए हित में है, ये हमारे समाज के हित में है कि उनको मास्क पहनना ही है। मैं अपनी गाड़ी में अपने जो हैंडमेड मास्क हैं, वो हमेशा रखती हूँ। जहाँ भी मुझे कोई दिख जाता है, चलते-फिरते बहुत सारे लोग हैं, तो उनको मैं पकड़ती हूँ और समझाती भी हूँ और उनको फिर देती हूँ, कि भई आप मास्क रखिए, फिर इसको रात को गर्म पानी में धोइए और आप अगले दिन फिर यूज़ करिए। तो छोटी-छोटी सावधानी हमें रखनी है, जिन सावधानियों के रहते मुझे लगता है कि कोरोना का जो ग्राफ है, वो बिल्कुल धीरे-धीरे नीचे चला जाएगा, भले ही वो खत्म ना हो, लेकिन बहुत लोअर लेवल पे रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी सरकार ने जो इतनी मेहनत करी लॉकडाउन, सभी लोग कहते हैं कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया? अमेरिका में तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। हम अपने कंट्री को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना में एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई नो इफ एंड बट नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट ने कह दिया वो होगा, जो पुलिस ने कह दिया वो होगा। हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी काफ़ी है, तो हम अमेरिका से या फ्रांस या स्पेन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमें अपने 130 करोड़ जो अपने हिंदुस्तानी हैं, उनके लिए लॉकडाउन रखना ही था और लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ कि इस बीच में देखिए, मेरे मोदीनगर जैसे शहर में आज मुझे पीपीई किट्स जो हैं, मास्क जो हैं या कोई भी ऐसे प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं, और हमें जो अपने ये सैनिटाइजिंग मटेरियल है, चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे हाइपो का सॉल्यूशन हो, ये हमें बाहर से नहीं लेने पड़ रहे हैं। मोदी नगर खुद में इतना सप्लाई कर रहा है कि मेरे पास कई लोग आते हैं, जी हमारे पीपी ले लीजिए, हमारे मास्क हैं। तो ये हमें टाइम मिला और आज इतना इनोवेटिव अपना इंडियन ब्रेन है कि जो टेंट बना रहा था, उसने पीपीई किट बनाना शुरू करा। मशीन तो पहले से ही है, मटेरियल भी है। जो लोग पहले से कुछ स्कूल बैग्स बना रहे थे, उनके पास मशीन मैन पावर थी, उन्होंने फटाफट मटेरियल लिया और उन्होंने पीपीई बनाने शुरू कर दिए, मास्क बनाने शुरू कर दिए और हर स्टैंडर्ड के मास्क हैं उनके पास। वो कोटेड वाले भी हैं, लैमिनेटेड वाले भी हैं, विद कैप भी हैं, विदाउट कैप भी हैं, शील्ड्स के साथ भी हैं। तो इतना ज़्यादा इनोवेशन इस टाइम में हुआ है कि हमारा जो एक साधारण व्यक्ति था, एक छोटी-मोटी कोई फैक्ट्री चलाता था, वो आज बिज़ी है और वो दूसरे लोगों को भी एक बिज़नेस दे रहा है। नो डाउट वो लोग डिस्टेंसिंग और उसके साथ सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो रही हैं। और कल मोदी जी ने बोला ही था कि 2 लाख पीपीई और 2 लाख हम मास्क N95 बना रहे हैं। तो आज जो मेरे मोदीनगर क्षेत्र की महिला गाँव में है, वो हाथ से सिल के पुराना कपड़ा लेके मास्क बना रही है। बहुत सारे लोग नए कपड़े से मास्क बना रहे हैं, बाँट रहे हैं और बहुत सारे स्वयंसेवी हैं। मेरे खुद के महिला मोर्चे की बहुत सारी महिलाएँ, मतलब ये मैं कहूँ एक-एक महिला मास्क बना रही है आज। इट इज़ अ फैशन नाउ
कि हर कोई मास्क बना रहा है कि मैं उससे पीछे ना रह जाऊं, मैं उससे पीछे ना रह जाऊं। और ये फैशन और ज़रूरी आज है, ये हालत है कि ये फैशन ज़रूरी है जी, कोरोना के खिलाफ इस जंग बिल्कुल, में जीतने के लिए। और आप, अगर आप डॉक्टर हैं जी, और ख़ासतौर से महिला, अगर आपसे भी प्रेरणा लेकर और महिलाएं भी इस बीच में सामने निकल के आ रही हैं, अपनी एग्ज़ैक्टली, जिम्मेदारी निभा रही हैं, समाज को सोशल डिस्टेंसिंग के और मास्क के लिए तैयार कर रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से जनप्रतिनिधि के बतौर अगर आप पूरी तरह से, जिस तरह से आपने अपना अपने क्षेत्र का जो भी चीज़ें बताई हैं वो अगर सच्चाई में हो रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है जनता के लिए इस वक्त कोरोना के जो खिलाफ जो जंग है उसमें इसे जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ मंजू जी, जिस तरह से स्थितियां अभी सुधरी हैं आपके जो विधानसभा क्षेत्र में, इसी तरह से पूरे देश में भी इसका असर दिखाई दे और हम जल्द ही कोरोना मुक्त भारत में और दुनिया में सांस लेने पर दोबारा से शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजू जी, आपने हमसे बात की जनसत्य नमस्कार। न्यूज़ पर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका इलाका भी जल्द ही कोरोना से मुक्त हो जाएगा। तो ये थी हमारे साथ मोदी नगर यानी कि गाजियाबाद जिले की बीजेपी विधायक मंजू सिवाच, जो कि पेशे से डॉक्टर भी हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थितियां बेहतर हो रही हैं और लगातार जिस तरह से जो कंप्लेंट्स का जो आंकड़ा था वो भी कम आता जा रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग समझ रहे हैं, अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाते हुए लोग मास्क बनाकर लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये देखना होगा कि अगर हालात ऐसे बने रहते हैं तो जल्द ही उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश और दुनिया से हम कोरोना को नेस्तनाबूद करके ख़त्म कर देंगे। इस विशेष कार्यक्रम में अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पर आप हमें यानी कि जनसत्य न्यूज़ को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।